नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, घरों में नियमों का पालन कर रहे होंगे और कोरोना के विरुद्ध इस लड़ाई में शासन और प्रशासन की मदद कर रहे होंगे। तो नियमों की बात चली है तो आज हम आपकी पुस्तक अपना सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, उसके अध्याय 4 जिसका नाम है कानूनों की समझ, इस पाठ पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से कानून बनते हैं, किस तरह से कानून अस्तित्व में आते हैं और कानून का शासन किस लिए आवश्यक होता है। तो इस बारे में हम विस्तार में जानेंगे। आपने अनेकों बार सुना होगा कि मताधिकार की एक उम्र का नियम होता है, शादी की उम्र का नियम होता है, मतलब कानून होते हैं। जैसे आपने देखा है कि 18 साल से अधिक का व्यक्ति ही मताधिकार का प्रयोग कर सकता है, मतलब अपनी वोट डाल सकता है। तो इसका मतलब यह कानून है जिसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। तो इस तरह अनेक कानून हमारे समाज में होते हैं जिस पर बार बार बात होती है। तो हम इन कानूनों के बारे में ही विस्तार में जानेंगे। संपत्ति को खरीदने और बेचने के भी नियम होते हैं, सड़क पर चढ़ने के नियम होते हैं, कानून होते हैं। कोई अपराध करो तो भी कानून के आधार पर कार्रवाई होती है। हमारे कोर्ट्स होते हैं, जजेस बैठते हैं, वकील होते हैं। ये सारे कानून व्यवस्था को कायम करने के लिए ही होते हैं। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए कुछ नियम होते हैं जिन्हें हम कानून कहते हैं, जिनका पालन सभी ने करना होता है। तो हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता। ये जो कानून होते हैं ये सभी के लिए समान होते हैं और कानून के समक्ष भी सभी समान होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई सरकारी अधिकारी हो, धन्ना सेठ हो या चाहे राष्ट्रपति ही हो, उसके लिए अलग कानून होंगे और आम व्यक्ति के लिए अलग होंगे, ऐसा नहीं होता है। यदि कोई अपराधी है तो उसके लिए सजा भी बराबर होती है। और इस तरह से कानून की व्यवस्था शासन और प्रशासन को नियमित रखती है, नियंत्रित रखती है। तो हम कानूनों के बारे में पढ़ रहे हैं, पर भारत में कानून व्यवस्था हमेशा से ऐसी नहीं थी। शुरू में क्योंकि राजा महाराजा हुआ करते थे तो अलग अलग इलाके पे अलग अलग राजाओं का कब्जा हुआ करता था, उनका अपना क्षेत्र हुआ करता था। तो कानून भी समय के अनुसार और अधिकार क्षेत्र के अनुसार अलग अलग हुआ करते थे। ऐसे कुछ मामले भी आए हैं जहां पर जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। परंतु जब उपनिवेशिक शासन व्यवस्था लगभग पूरे भारत में लागू हो गई तो क्योंकि एक ही अंग्रेजी सरकार थी तो उनके कानून भी लगभग एक जैसे थे, तो वहां पे एक समरसता सी तो आई। परंतु यहां पर कुछ लोग ये भी समझ लेते हैं कि भारत में कानून व्यवस्था अंग्रेजों की देन है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अंग्रेज यहाँ पे कानून व्यवस्था सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाते थे, अपने मनमाने ढंग से उनको प्रयोग करते थे। आपने यहाँ पे एक उदाहरण देखें, सन 1870 में उन्होंने एक राजद्रोह एक्ट बना दिया था जिसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, मतलब ऐसे व्यक्ति को जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बोलेगा। पर आप वर्तमान समय में देखें, सरकार के अगेंस्ट या सरकार के विरुद्ध, प्रधानमंत्री जी के विरुद्ध अनेक समाचार पत्रों में लिखा होता है, टीवी पे आ जाता है, पर अगर विरोध करने का तरीका सही है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि आप अपना विरोध दर्ज करवा सकते हैं, पर वो शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। पर जब उपनिवेशी सरकार थी तो आप आलोचना भी नहीं कर सकते थे, विरोध भी नहीं कर सकते थे, आप पर मुकदमे चलाए जा सकते थे। तो आप अंग्रेजों को कानून व्यवस्था कायम करने का क्रेडिट नहीं दे सकते, क्योंकि उन्होंने कानूनों को अपनी सहूलियत के हिसाब से चलाया था। और दूसरी, जो भारत में कानून व्यवस्था लागू हुई उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत के राष्ट्रवादी नेताओं का है, जिन्होंने अंग्रेजों पर यह दबाव बनाया कि किसी भी स्तर पर भारतीयों के साथ जाति, लिंग, क्षेत्र, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। और वही कानून व्यवस्था स्वतंत्रता के पश्चात भारत ने उसको अपनाया और संविधान जो बना उसमें भी सभी को समरस, सभी को समानता के रूप में देखा गया और सभी को कानून के समक्ष समान समझा। स्क्रीन पर दिए गए इस चित्र को ध्यान से देखें। यह चित्र आपने अनेकों बार देखा होगा, जलियांवाला बाग, अमृतसर, ये जो हत्याकांड हुआ था। अब ये चित्र आपको इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि ये अंग्रेजों के मनमानेपन का ही एक उदाहरण है। अब यहां ये क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों ने एक रॉलेट एक्ट पास किया था। और रॉलेट एक्ट क्या था कि किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए सरकार कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ थे और 10 मार्च 1919 से रॉलेट एक्ट को लागू कर दिया गया था। पंजाब में इस एक्ट को लेकर भारी
पैमाने पर विरोध किया गया था। और उसके बाद हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। और 13 अप्रैल बैसाखी वाले दिन 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया जा रहा था, जहां पर ब्रिटिश फौजी जनरल डायर जो जनरल था वो अपनी फौजी टुकड़ी के साथ आया और उसने वहां पर इकट्ठे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं और अनेक बच्चे, औरतें उसमें मारे गए थे। तो ये पेंटिंग यहां दिखाई गई। इसका उद्देश्य ये था कि आपको ये बताया जाए कि जो उपनिवेशिक सरकार थी वो यहां कानून व्यवस्था कायम करने के लिए नहीं आई थी। वो सिर्फ अपनी सहूलियत के हिसाब से ऐसे नियम और कानून बनाते थे जिससे वे भारतीयों को दबा सकें और उन पर शासन कर पाएं। यहां पर हम एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से नए कानून अस्तित्व में आते हैं और जनता की क्या भूमिका रहती है। एक कानून है घरेलू हिंसा एवं महिला सुरक्षा कानून। यह कानून कहता है कि यदि कोई पुरुष सदस्य परिवार में किसी औरत के साथ मारपीट करता है, उसका भावनात्मक, आर्थिक या यौन शोषण करता है, तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाएगा। और इस कानून के अंतर्गत उस पुरुष के लिए सजा का प्रावधान है और उसको मुआवजा भी देना पड़ता है। तो ये कानून किस तरह से सत्ता में आया, किस तरह से अस्तित्व में आया, पूरी प्रक्रिया को हम क्रमवार जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सन 1990 के दशक में विभिन्न मंचों पर यह जरूरत महसूस की गई कि घरेलू हिंसा के विरुद्ध एक कानून होना चाहिए अस्तित्व में। और सन 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और सामाजिक संगठनों ने एक कलेक्टिव, मतलब एक ज्वाइंट संगठन बनाया जिसका नाम था लॉयर्स कलेक्टिव। उन्होंने एक राष्ट्रव्यापी बहस छेड़ी, एक मसौदा तैयार किया और बहुत सारे लोगों को पढ़ाया। इसके लिए माध्यम अखबारें रही, मीडिया रहा और एक आम राय सी बननी शुरू हो गई। सन 2002 में यह विधेयक संसद में पेश भी हुआ परंतु लागू ना हो पाया। इसके पश्चात अनेक महिला संगठनों ने, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव दिए और अंत में 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक प्रस्तुत किया गया। नया विधेयक प्रस्तुत हुआ और दोनों सदनों की मंजूरी मिलने के बाद ये माननीय राष्ट्रपति जी के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया और सन 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हो गया। तो आप यहां पे इस बात को समझिए कि जो कानून लगभग 1990 के दशक में जिसकी आवश्यकता महसूस की गई, आवश्यकता तो इससे पहले भी महसूस की जा रही थी, परंतु इस वक्त इस मांग ने जोर पकड़ लिया तो इसको इतने वर्ष लगे कानून बनने में। तो उसमें बहुत अधिक लोगों का योगदान रहा, विद्यार्थियों का योगदान रहा, कानून को जानने वाले बुद्धिजीवियों का योगदान रहा, महिला संगठनों का योगदान रहा, राष्ट्रीय महिला आयोग का योगदान रहा। इस कानून के अंतर्गत एक औरत को जो सुविधाएं और जो अधिकार मिले वो इस प्रकार से हैं कि ससुराल के घर में रहने का अधिकार मिला, उनके हितों की सुरक्षा हुई, बच्चों के साथ रहने का अधिकार मिला और खर्चे की राशि का प्रावधान भी इस कानून के माध्यम से किया गया। और यदि कोई सरकारी दायरा त्वरित कार्रवाई नहीं करता है जिससे औरत का अधिक शोषण होता है तो उनके लिए सजा का प्रावधान भी है और औरत की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। और भी इसमें अनेक धाराएं हैं और ये मैंने आपको मोटे तौर पर बताया। तो ये कानून आप देखिए किस तरह से अस्तित्व में आया। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो गया कि किसी नए कानून में नागरिकों की भूमिका कितनी अहम होती है। जनता ने ही सबसे पहले 1990 के दशक में इसको एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाया। तो उसी तरह से वो अंत में कानून कहां से लागू होगा? संसद से, संसद में बनेगा। तो संसद तक पहुंचाने के लिए जनता ने अपनी आवाज को टेलीविजन के माध्यम से, रिपोर्टर के माध्यम से, अखबारों के संपादकियों के माध्यम से, रेडियो प्रसारणों के माध्यम से, आम सभाओं के माध्यम से सरकार तक पहुंचाया और संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आया। तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका जो पर्दे के पीछे निभाई वो जनता ने निभाई, संगठनों ने निभाई और अंत में कोई भी कानून संसद के माध्यम से ही लागू होता है और वो अस्तित्व में आता है। तो बच्चों, अब हम ये भी जानेंगे कि यदि कोई कानून अलोकप्रिय हो या विवादास्पद हो तो जनता क्या कर सकती है। तो जनता आलोचना कर सकती है। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि स्वतंत्र देश में, एक लोकतांत्रिक देश में आप एक सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आलोचना कर सकते हैं, जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों या मीडिया के माध्यम से लिख सकते हैं और अंत में न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो जनता के पास ये सभी माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से वो संसद के ऊपर एक दबाव बना सकते हैं कि ये कानून अलोकप्रिय है या विवादास्पद है, इस पर पुनर्विचार हो, इसमें संशोधन हो। और हमारे देश में ऐसे अनेक कानून हैं जिनमें जनता के दबाव के कारण सरकारों को, संसद को संशोधन करना पड़ा है।
तो अंत में हम इतना कहेंगे कि एक नागरिक होने के नाते हमारी भूमिका देश में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हमारा रोल इतना ही नहीं होता कि हमने चुनाव व्यवस्था में वोट डाला और उसके बाद 5 साल पूछा भी नहीं। हमें अपने संसद पर, कानून व्यवस्था पर नजर बनाए रखनी चाहिए और आलोचना के माध्यम से या अन्य संसाधनों के माध्यम से दबाव बनाना चाहिए। यदि कोई कानून जनता के हित में नहीं है या फिर कोई नया कानून जिसकी वर्तमान समय में बहुत अधिक आवश्यकता हो, उसके लिए हमें आलोचना के माध्यम से, सुझाव के माध्यम से या दबाव के माध्यम से अपनी संसद को समय समय पर सचेत करते रहना चाहिए। तभी हम एक जिम्मेवार नागरिक होकर अपना योगदान देश में दे पाएंगे। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।